वेलकम टू सिविल्स ओनली। करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 20 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, असम, केरल या फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। देखिए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में स्थापित किया जाएगा। साथ ही त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी भी स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी इस केंद्र की औद्योगिक भागीदार रहेगी। ग्राफीन का नाम ग्रेफ में इन जोड़कर बना हुआ है। ग्रेफाइट से बने ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। यह सबसे पतला पदार्थ होता है जो कि बंधित कार्बन परमाणुओं की एक परमाणु के बराबर पतली शीट होती है। इसमें कार्बन परमाणु हनीकॉम्ब क्रिस्टल लैटिस में अत्यंत सघन रूप में पैक होते हैं। हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे। और जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का एलोट्रोप होता है। यह आज वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का पसंदीदा नैनो पदार्थ बन चुका है और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों में इसके उपयोग से उच्च मांग के कारण हाल के दिनों में यह दुनिया भर में चर्चा में है। ग्राफीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला राफेल पायलट कौन है? ऑप्शंस हैं शिवांगी सिंह, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह। देश की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह ने हाल ही में 73वें गणतंत्र परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा लिया था। वह आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट और पहली महिला फाइटर जेट पायलट भावना कंठ थी 2020 में, जो कि आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनी थी। शिवांगी सिंह वाराणसी से हैं, जो कि 2017 में आईएएफ में शामिल हुई और इसके महिला फाइटर पायलटों के दूसरे बैच में कमीशन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में बिटकॉइन की कानूनी मान्यता रद्द करने के लिए कहा है? ऑप्शंस हैं वेनेजुएला, अल सल्वाडोर, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर को। आईएमएफ ने अभी हाल ही में अल सल्वाडोर को देश में मुद्रास्फीति के जोखिम से बचने के लिए बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को हटाने के लिए कहा है। तो इशू क्या है इसमें? जैसा कि हम लोग अपने पहले के क्वेश्चन सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर अपने उपभोक्ताओं को क्रिप्टो करेंसी के लीगल यूज की अनुमति देने वाला पहला देश बना था। बट क्या हुआ, इससे पूरे देश में डर पैदा हो गया कि बिटकॉइन देश में मुद्रास्फीति और अस्थिरता ला सकता है। साथ ही आईएमएफ का भी यही कहना है कि बिटकॉइन एक विवादास्पद मुद्रा है और इसमें बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे देश में मुद्रास्फीति और वित्तीय अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए आईएमएफ ने भी यह चेतावनी दी है कि अल सल्वाडोर के लिए आईएमएफ से ऋण प्राप्त करना मुश्किल होगा यदि वह अपनी बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को नहीं हटाता है। वैसे रूस की केंद्रीय बैंक भी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का सोच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 14 जनवरी, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 25 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन क्षेत्र के विकास में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है और 2022 की इसकी थीम ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय गायकों में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं प्रभा अत्रे, पंडित कुमार गंधर्व, डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण या एमएस सुब्बुलक्ष्मी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभा अत्रे को। 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, उसके लिए 4 हस्तियों का चयन किया गया है। इसमें पहली है सुश्री प्रभा अत्रे, कला क्षेत्र में महाराष्ट्र से। दूसरा है श्री राधे श्याम खेमका, ये मरणोपरांत इन्हें मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। तीसरे हैं जनरल बिपिन रावत, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्तराखंड से हैं ये थे। फोर्थ है श्री कल्याण सिंह,
मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में ये भी उत्तर प्रदेश के थे। इसके अलावा 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री दिए जाने वाले हैं। इस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण के लिए चुना गया है। एंड वन मोर थिंग, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद ने पद्म पुरस्कारों से इनकार कर दिया है। किराना घराने से ताल्लुक़ रखने वाली 89 वर्षीय प्रभा अत्रे 18 अप्रैल 2016 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में एक ही मंच से हिंदी और अंग्रेजी में संगीत पर आधारित 11 किताबें जारी करने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी डेकाकॉर्न बन गई है? ऑप्शंस हैं अनअकैडमी, रिलायंस, स्विगी या फिर टाटा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विगी। व्यापार में एक यूनिकॉर्न निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है, और डेकाकॉर्न जो होते हैं निजी फर्म होते हैं जिनका मूल्य $10 अरब से भी अधिक होता है। पेटीएम, ओयो और बायजूस के बाद हाल ही में स्विगी डेकाकॉर्न बनने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है। तो भारत में कुल कितनी डेकाकॉर्न कंपनी है? पेटीएम, ओयो, बायजूस और स्विगी, सिर्फ 4 डेकाकॉर्न कंपनी है। और 2007 में फेसबुक पहली डेकाकॉर्न कंपनी बनी थी वैश्विक स्तर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 जनवरी, 25 जनवरी, 28 जनवरी या फिर 26 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य देश में नए मतदाताओं के नामांकन को बढ़ावा देना है। और इस बार की थीम यानी 2022 की राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। थीम इंग्लिश में मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं 12वीं, 42वीं, 55 या फिर 85वीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 85वीं रैंक है भारत की। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया है, और जिसमें इंडिया ने मालदीव के साथ 85वां रैंक हासिल किया है, जबकि डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड देश संयुक्त रूप से इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, इस सूचकांक में स्कोर कैसे दिया जाता है? इसमें 0 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। 100 अंक का मतलब है कि वह देश भ्रष्टाचार मुक्त है, और 0 का प्रयोग अत्यधिक भ्रष्ट देश के लिए किया जाता है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्कोर यहाँ पे देखिए 88 है, और भारत का देखिए 40 है मालदीव के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, सिडबी, वित्त मंत्रालय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मार्च 2021 से अर्धवार्षिक आधार पर डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी DPI प्रकाशित कर रहा है, और हालिया इंडेक्स के मुताबिक देश में डिजिटल पेमेंट मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% बढ़े हैं, यानी 40% की बढ़ोतरी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन सर्द हवा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा बल, आयकर विभाग से या फिर सशस्त्र सीमा बल से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी EPFO में पूछा गया था। इसका एग्जाम सितंबर में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा के अंतर्गत BSF पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा देती है। यह एक नियमित वार्षिक अभ्यास है, और यह अभ्यास आमतौर पर जनवरी महीने के राजस्थान की सीमा पर किया जाता है, खासकर जैसलमेर क्षेत्र में। इस वर्ष ऑपरेशन सर्द हवा 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। इसके साथ ही BSF द्वारा ही ऑपरेशन सर्द हवा के साथ साथ ऑपरेशन गर्म हवा भी संचालित किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच।